नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू आवर मंथली रिचुअल दैट इज करंट अफेयर्स डिस्कशन। हम लोग हर महीने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स की डिस्कशन करते हैं, तो आज हम लोग सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स की डिस्कशन करेंगे। हमेशा की तरह हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक्स को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग स्पेस से जुड़ी हुई खबरें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी पे चलेंगे, देन विल मूव टू एनर्जी, आईटी एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखें कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूपीएससी सिंप्लीफाइड चैनल। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सो दैट वी कैन क्रिएट अ गुड कम्युनिटी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। चलिए शुरुआत करते हैं स्पेस से जुड़ी हुई खबरों के साथ। पहली खबर है एसएसएलवी के बारे में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सितंबर 2025 में इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को एचएएल को ट्रांसफर कर देने का डिसीजन लिया हुआ है। इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस, आप जानते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का प्राइवेट आर्म है, इन स्पेस स्पेस का रेगुलेटर है। इन तीनों ने मिलकर एचएएल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जहां पे एसएसएलवी टेक्नोलॉजी को पूरा अभी एचएएल को दिया जाएगा। अगले 2 सालों में, यानी कि अगले 24 महीनों में एसएसएलवी की पूरी टेक्नोलॉजी एचएएल के पास चली जाएगी और वही उसकी डेवलपमेंट करेंगे। अब ध्यान रखना है एसएसएलवी है क्या। आप जानते हैं हमारे पास अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं। वी हैव पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वी हैव जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड वी हैव एसएसएलवी। पीएसएलवी, जीएसएलवी बड़े बड़े सैटेलाइट्स के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसएसएलवी एक ऑन डिमांड लॉन्च के लिए हम लोगों ने डेवलप किया था। 2019 में जब एनएसआईएल बना था, उन्होंने इसकी डेवलपमेंट शुरू की थी। 2020 में इसकी डेवलपमेंट हुई। पहला मिशन इसका अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इट हैज़ शोन अ ग्रेट पोटेंशियल। एसएसएलवी एक 3 स्टेज ऑल सॉलिड लॉन्च व्हीकल है। ध्यान रखना है तीनों स्टेज यहाँ पे सॉलिड है और ये कैरी कर सकता है कोई भी सैटेलाइट अप टू वेट ऑफ 500 केजी, पेलोड 500 केजी का लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। और अगर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, the weight will come down to 300 kg to the sun synchronous orbit। और एसएसएलवी की जो ऑपरेशन होगी अभी फिलहाल श्रीहरिकोटा से ही होती है, लेकिन आगे चल के जब हमारा थर्ड पोर्ट बनने वाला है कुलशेखरपट्टिनम में, तो वहाँ से मेनली पोलर ऑर्बिट के लिए लॉन्च होगी बाय एसएसएलवी। दिस इज दी एसएसएलवी स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉर्मली नैनो, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अप टू मैक्सिमम weight range of 500 kg and 300 kg to the SSO, the Sun Synchronous Orbit। तीनों स्टेज सॉलिड है, जहाँ पे HTPB सॉलिड प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना है एसएसएलवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑल्दो 3 स्टेज रॉकेट है ये, जब ये ऑर्बिट में इंसर्शन करने जाएगा तो वहाँ पे एक छोटा सा लिक्विड स्टेज है जो ऑर्बिट इंसर्शन में मदद करता है इन 3 स्टेजेस के अलावा। इसको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एसएसएलवी को अभी हम लोगों ने एचएएल को दे दिया है। सर इतना बड़ा डेवलपमेंट क्यों है? देखिए, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट बिकॉज फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स आप जानते हैं इंडिया में स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए रिफॉर्म्स कंटिन्यूसली आते हुए जा रहे हैं और हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि सर एचएएल तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं आता है, एचएएल में तो गवर्नमेंट का दबदबा चलता है, बट स्टिल वी हैव ट्रांसफर्ड द टेक्नोलॉजी टू अ कंपनी, to a company। It's not just ISRO now, other companies are getting involved। और यहाँ पे टेंडर फ्लोट किया गया था और एचएएल का जो बिड था दैट वाज द विनिंग बिड। तो एचएएल अभी आगे से ना सिर्फ जो एरोस्पेस डिपार्टमेंट है, आप जानते हो कि एचएएल नॉर्मली एयरक्राफ्ट बनाता है, फाइटर जेट्स बनाता है, हेलीकॉप्टर्स बनाता है, अब वो स्पेस सेक्टर में भी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। दिस अलाइंस विद इंडिया स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके अलावा आगे चल के एचएएल के पास ही पूरी टेक्नोलॉजी रहेगी, ताकि प्राइवेट सेक्टर और एचएएल का कोलैबोरेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पे एचएएल कैन इवन आउटसोर्स सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन टू एमएसएमई एटसेट्रा। सो इससे प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा गोइंग इनटू फ्यूचर। ऑलराइट, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स, एक नई डिस्कवरी आई है स्पेस रिलेटेड या फिर सेलेस्टियल इवेंट्स से रिलेटेड एक नई डिस्कवरी है। एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स ये एक न्यूली डिस्कवर्ड क्लास ऑफ एक्सेप्शनली ब्राइट एंड लॉन्ग लास्टिंग कॉस्मिक एक्सप्लोजन हम लोग कह सकते हैं।
पहले हम लोग फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, गामा रे बर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, टाइडल इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन पहली बार अभी तक के सबसे पावरफुल कॉस्मिक इवेंट्स को डिस्कवर किया गया है। ये जो एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स जो इवेंट होता है ये कब होता है? जब बहुत बड़े स्टार्स, मैसिव स्टार्स, हमारा जो सूरज है, सूरज से भी जिसका मास 3 गुना ज़्यादा है, उस तरह के जो स्टार्स होते हैं वो फट जाते हैं। दे आर टॉर्न अपार्ट बाय सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। आप जानते हैं कि गैलेक्सी जो जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के भी सेंटर में आपको एक ब्लैक होल मिलेगा। जनरली गैलेक्सीज के बीच में आपको ब्लैक होल्स मिलते हैं। तो जब इस तरह के मैसिव ब्लैक होल्स किसी स्टार को ना टेयर अपार्ट कर देते हैं, लिटरली स्टार जैसे समझ लो कि फट जा रहा है, तो वो स्टार से जो इंटेंस एनर्जी निकलेगी, स्टार से जो इंटेंस जो मटेरियल निकलेगा, वो एक बहुत ही ब्राइट कॉस्मिक एक्सप्लोजन के तौर पे निकलता है। और ऑल दो अब हम लोग एक बड़े स्तर पे देखें तो इट माइट सीम लाइक अ सिंगल एक्सप्लोजन, लेकिन जो एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स हैं दे आर लुमिनस फॉर सेवरल ईयर्स, दे कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, पर्टिकुलरली रेडियो वेवलेंथ में। और ये बहुत ही हाई एनर्जी इवेंट्स होते हैं एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स, जहाँ पे हमारा जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जब स्टार की लाइफ साइकिल में उसका लाइफ एंड होने आता है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी कम से कम 10 से 25 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स रिलीज करते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन गो थ्रू दिस इमेज। सो इट्स लाइक अ ब्लैक होल टेयरिंग अपार्ट अ स्टार। एक ब्लैक होल पूरे स्टार को ना बर्स्ट कर दे रहा है, उसको फोड़ दे रहा है। सर ये क्यों हो रहा है? साइंटिस्ट इसको अभी भी स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग जब भी एक्सट्रीम इवेंट्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम ट्रांजिएंट इवेंट्स। देखिए नॉर्मली क्या होता है, गैलेक्सीज में स्टार्स है, तो स्टार की जो लाइफ साइकिल होती है इट गोज ऑन फॉर मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स एज वेल। लेकिन कई बार जब उनकी लाइफ साइकिल एंड होने आती है, फिर कोई दूसरा कॉस्मिक इवेंट होता है, तो कई बार हमें एक्सप्लोजन या फिर फ्लैश ऑफ एनर्जी दिखाई देती है। दोज फ्लैश ऑफ एनर्जी कैन गो ऑन फॉर फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स टू इवन फ्यू डेज और वीक्स। अब ये जो बर्स्ट्स आते हैं सर किस तरह के होते हैं? जैसे एक्सट्रीम ट्रांजिएंट इवेंट के एग्जाम्पल अगर देखो तो सुपरनोवा है। जब मैसिव स्टार की डेथ होती है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हमें पहले हमारी धारणा ये थी कि सुपरनोवा हमारे जो कॉस्मिक इवेंट्स का सबसे ब्राइटेस्ट इवेंट है करके, फिर सबसे ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन है करके, लेकिन उससे भी ब्राइट हमें ईएनटीज मिल चुके हैं अभी। इसके अलावा गामा रे बर्स्ट है। जब ब्राइट एक्सप्लोजन्स होते हैं यूनिवर्स में कुछ सेकंड के लिए, जहाँ पे या तो स्टार कोलैप्स हो जाएगा खुद में या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड हो जाएंगे, उस समय पे हमें गामा रे बर्स्ट मिलते हैं। या फिर फास्ट रेडियो बर्स्ट जिसमें हम लोग एक्सरे बर्स्ट भी कहते हैं कई बार। तो यहाँ पे मिस्टीरियस रेडियो वेव्स निकलते हैं, अभी तक इसके ऊपर स्टडी चल रही है। साथ ही साथ टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स, जहाँ पे स्टार जब बहुत क्लोज पहुंच जाता है ब्लैक होल के तो वो टॉर्न अपार्ट होता है। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ये एक्सट्रीम ट्रांजिएंट इवेंट में देयर इज अ टाइडल डिसरप्शन इवेंट ऑल्सो, बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ईएनटी? देखिए ईएनटी एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स। क्यों? क्योंकि टीडीई में छोटे स्टार्स होते हैं, लेस मैसिव स्टार्स एंड लेस और स्मॉलर ब्लैक होल्स आर इन्वॉल्व। लेकिन जहाँ पे बड़े स्टार्स और बड़े ब्लैक होल्स इन्वॉल्व होते हैं दोज आर कॉल्ड एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। अब ENTs also differ from radio bursts and gamma bursts mainly because ENTs में अभी तक जो डेटा मिला है साइंटिस्ट के पास, वहाँ पे देयर इज एक्सटेंडेड टाइम स्केल जहाँ पे इट गोज ऑन फॉर ईयर्स टुगेदर। लुमिनोसिटी काफ़ी एक्सट्रीम होती है, बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही स्टेबल ब्राइटनेस है इसकी। ऐसा नहीं है कि लाइट फ्लिकर हो रही है, ऐसा नहीं है कि लाइट फ्लिकर या फिर समझ लीजिए किसी तरह का डिविएशन मिल रहा है जैसे हमें टिपिकल दूसरे गैलेक्टिक न्यूक्लिया में मिलता है, जिसमें से हम लोग गामा रे बर्स्ट की बात कर सकते हैं, FBRs की बात कर सकते हैं, तो सॉरी FRBs की बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको फ्लिकरिंग मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इन ENTs देयर इज नो फ्लिकरिंग। अब जो आगे आने वाले नासा के ऑब्जर्वेटर्स जैसे कि वेरा ऑब्जर्वेटरी है, नैन्सी रोमन स्पेस टेलीस्कोप है जो 2027 में लॉन्च होने वाले हैं, वो हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अबाउट एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। अब ये जो डिस्कवरी है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी रेयर है। अब आप देखिएगा कि हम लोग पहले जो GRBs है उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं, FRBs के बारे में स्टडी कर चुके हैं, टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स हमें पता है, अलग अलग नोमेनक्लेचर हम लोगों ने दी हुई है, लेकिन जो एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स है दे आर वेरी वेरी रेयर। और ये जो इवेंट्स होते हैं ना,
जो ट्रांजिएंट इवेंट्स होते हैं दे हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार लाइफ साइकिल, कि स्टार के साथ क्या होता है, स्टार की लाइफ साइकिल कैसी है, उसका डेथ कैसा है, वो हमें सेलेस्टियल इवेंट्स के बारे में, कॉस्मिक हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. दे गिव अस क्लूज अबाउट ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड अदर इवेंट्स. इनफैक्ट ये जो ट्रांजिएंट इवेंट्स हैं दे कैन बी कंसिडर्ड एज कॉस्मिक बीकन्स, जहाँ पे हम लोग अलग अलग गैलेक्सीज के बीच की भी कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स वाई दिस डिस्कवरी बिकम्स important. Again, इसके ऊपर I wouldn't expect any mains kind of question, but you can expect some MCQs on this. ठीक है, चलिए अगली खबर पे चलते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है. इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट एलियंस, क्योंकि जो नासा का परसेवरेंस रोवर है विच इज ऑलरेडी देयर ऑन मार्स में ऑलरेडी है, वो वहाँ पे वो सफायर कैनियन में लैंड हुआ था. काफ़ी साल हो चुके उसको लैंड हो चुके हुए, अभी भी मूव हो रहा है, बहुत सारे सैंपल्स वो कलेक्ट कर रहा है. सैंपल रिटर्न मिशन भी है एक. तो जेजेरो क्रेटर में उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की है, जहाँ पे मोस्टली मार्स हैड लाइफ करके बता रहे. आई एम रिपीटिंग, हैड लाइफ, मार्स हैड लाइफ. अभी इसकी पुष्टि हम लोग जब सैंपल रिटर्न होंगे तभी कर सकते हैं, बट इसकी पब्लिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है नेचर में. अब यहाँ पे मिला क्या है कि जो सैंपल कलेक्ट किया गया है जेजेरो क्रेटर में, वहाँ पे लेपर्ड लाइक स्पॉटेड टेक्सचर्स दिखे गए. जो लेपर्ड होता है ना, लेपर्ड के जो पंजे होते हैं ना, तो उन पंजों की तरह निशान मिले हैं. और वहाँ पे एनरिच्ड आयरन फॉस्फेट और आयरन सल्फाइड के हमें सिग्नेचर्स मिल चुके हैं, जो दर्शाते हैं कि शायद पहले माइक्रोबियल एक्टिविटी या फिर माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो चुके हैं. नासा का जो परसेवरेंस रोवर है वो अपने साथ पिक्सल और शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जा चुका है, जो अलग अलग सैंपल्स को एनालाइज कर रहे हैं. इससे पहले भी अलग अलग स्पॉट्स पे इन दी जेजेरो क्रेटर इटसेल्फ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी देखे हुए हैं, जैसे कि डीकेन हो गया, अनडीकेन हो गया, डो डीकेन हो गया. इसके बारे में पुष्टि की हुई है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फैटी एसिड्स. बट अगर आप मुझसे पूछें कि सर मार्स पे लाइफ थी, वी कैन नॉट टेल इट ऑन अ गारंटीड वे. अभी फिलहाल बता नहीं सकते कि शायद होगा करके, बट ये जो बायो सिग्नेचर्स है दे डू हाईलाइट दैट मोस्ट लाइकली येस देयर वुड हैव बीन लाइफ ऑन मार्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. सर इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? पुष्टि तब होगी जब ये सैंपल जो है ना परसेवरेंस वापस अर्थ पे लेकर आएगा. इट इज शेड्यूल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. अब आपको ध्यान रखना है, इसमें भी एक कंपटीशन चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच. आप जानते हैं कि यूएस का जो परसेवरेंस रोवर है वो काफ़ी सालों से वहाँ पे अभी रोव कर रहा है, सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है. अभी तक वो 27 सैंपल्स कलेक्ट कर चुका है, और इसका जो फ्यूचर रिटर्न मिशन है वो आगे आने वाले समय में है, बाई 27 बाई 28. लेकिन अभी रिसेंटली आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो चल रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है. बहुत सारी कॉस्ट कटिंग की मेजर्स आ रही है, कॉस्ट कटिंग की बातें हो रही, बजट कट्स की बातें हो रही है. उसके चलते शायद डिलेस हो सकती है. और यहाँ पे चाइना हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड इट्स Tianwen-3 मिशन, जो 2028 में लॉन्च होने वाला है, और 3 साल में वो सैंपल रिटर्न भी लाने वाला है. तो मोस्ट प्रोबली हु विल ब्रिंग इट फर्स्ट, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन कि क्या परसेवरेंस के सैंपल पहले अर्थ पे आएंगे या फिर टियानवेन के सैंपल्स अर्थ पे आएंगे. और जो भी सैंपल्स आएंगे उससे हम लोग पुष्टि कर सकते हैं कि लाइफ थी या नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट क्लियरली बताते हैं कि नो मैटर वट एवर इक्विपमेंट्स दैट वी हैव सेंट टिल नाउ टू मार्स, उससे हम लोग बायो सिग्नेचर्स की पुष्टि कर सकते हैं. बट सर्टेनिटी के साथ 100% बता नहीं सकते कि शायद वहाँ पे लाइफ पहले थी या नहीं. उसके लिए हमें अर्थ बेस्ड लैबोरेटरीज के ऊपर ही टेस्ट करनी पड़ेगी. अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है बायो सिग्नेचर का. इसको समझना चाहिए, इसके ऊपर सिंपल MCQ बन सकते हैं. ये बायो सिग्नेचर होता क्या है, ध्यान रखना है. बायो सिग्नेचर कैन बी एनी सब्सटेंस, इट कैन बी एनी एलिमेंट, इट कैन बी एनी मॉलिक्यूल और इवन अ फेनोमेना, इट कैन बी इवन अ गैस, जो साइंटिफिक एविडेंस आपको दे लाइफ का. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम लोग अगर ज़िंदा रहना है हमें, तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी. सो ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द बायो सिग्नेचर्स, वाटर इज़ वन ऑफ द बायो सिग्नेचर्स. साथ ही साथ अब हमारे DNA के जो भी कंपोनेंट्स है, अलग अलग जो मिनरल्स होंगे, बायो मिनरल्स होंगे ना, दोज कैन बी योर बायो सिग्नेचर्स. तो बायो सिग्नेचर्स एस्ट्रोबायोलॉजी में बहुत काम आते हैं. क्यों? क्योंकि
फिजिकल स्टडी करें, केमिकल एनालिसिस करें, जो भी लिमिटेड केमिकल एनालिसिस होगी इक्विपमेंट के साथ, उससे हम लोग पुष्टि कर सकते हैं कि दिस कैन बी कनेक्टेड टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्पेसिफिक आइसोटोप हो सकता है, कोई बायोमिनरल हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कोई माइक्रोफॉसिल हो सकता है, या फिर रिफ्लेक्टेंस, सरफेस रिफ्लेक्टेंस की फीचर्स हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल पिगमेंट की वजह से चेंजेस होती है ना, तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, ऑल दीज आर बायो सिग्नेचर्स। प्लीज़ रिमेंबर, बायो सिग्नेचर्स की हमें कंप्लीट पुष्टि करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अगर कहीं पे मीथेन मिला है हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ होगी। अगर मीथेन है, मीथेन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय एबायोटिक फैक्टर्स, ऑक्सीजन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर एबायोटिक फैक्टर्स, लेकिन दोज बिकम robust biosignatures when we can confirm that it has come through a metabolic activity, और उसके लिए कहीं ना कहीं अर्थ बेस्ड लैबोरेटरीज में हमें टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है ब्लड मून के बारे में। हाल ही में हम लोगों ने सितंबर 2025 में देखा कि एक कंप्लीट लूनार एक्लिप्स मिला, जहां पे ब्लड मून का फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया। स्काई वॉचर्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस स्पेक्टेकल को एंजॉय किया, जहां पे चांद कंप्लीटली रेडिश या फिर कॉपरिश कलर बन चुका था। अब ये ब्लड मून होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लेते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स की भी कुछ इनपुट्स यहाँ पे लेते हैं। देखिए, सोलार एक्लिप्स कब होता है? सोलार एक्लिप्स होता है जब चांद धरती और सूरज के बीच में आ जाता है। लेकिन लूनार एक्लिप्स कब होता है? लूनार एक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स डायरेक्टली इन बिटवीन सन एंड द मून, जहां पे पूरा का पूरा सन का जो लाइट है वो मून तक पहुंच ही नहीं पाता है। मून इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड अवे फ्रॉम द सनलाइट। इसकी वजह से जब कंप्लीट लूनार एक्लिप्स मिलता है, वहां पे मून का कलर रेडिश दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन की रेस मून तक नहीं पहुंच पाती है, और जो लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से मून तक पहुंच रही है उसमें से ब्लू लाइट और वॉयलेट लाइट जो है कंप्लीटली फिल्टर आउट हो जाती है। तो केवल लॉन्गर वेवलेंथ रेड और ऑरेंज बच जाती है, जो हमें मून पे दिखाई देती है। अगर आपको विजुलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो ये छोटा सा एनिमेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सन इज ऑन द राइट साइड, अर्थ इज इन बिटवीन मून एंड द सन, एंड व्हेन द मून इज मूविंग तो वहां पे कंप्लीट शैडो एरिया में आ जाता है मून, और जिसकी वजह से सनलाइट उस तक नहीं पहुंच पाती। जो भी लाइट मून पे आएगी वो अर्थ से जाएगी, और क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ है वो रेडिश आपको दिखाई देगी। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे छोटा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगा कि आप समझे। ये जो इमेज है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर लूनार एक्लिप्स। आप देख सकते हो, सन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इन दिस इमेज, अर्थ इज इन द मिडिल, मून इज टुवर्ड्स द राइट। और रेड जो ब्लड मून है, फिर रेड मून जो हम लोग कहते हैं, वो कब दिखाई देता है? जब मून कंप्लीटली उम्ब्रा में पहुंच जाता है। व्हाट इज उम्ब्रा? जब भी लाइट की प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, आप जानते हो कि लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से पास जब नहीं होगा तो वो एक शैडो कास्ट करेगा, एक शैडो बन जाता है। अब शैडो के भी दो पार्ट्स होते हैं। जो कोर शैडो होता है उसको हम लोग कहते हैं उम्ब्रा, जहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुंच पाती है, और जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट पहुंचती है उसको हम लोग कहते हैं पेनुम्ब्रा। तो जब मून उम्ब्रा रीजन पे आ जाता है देन इट बिकम्स ब्लड मून। आई होप कि इससे आपको एक आइडिया आ चुकी है। थोड़ा सा विजुलाइजेशन की जरूरत होती है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्लड मून। दिस इज द एनिमेशन जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फर्दर। इसके अलावा ध्यान रखना है, ब्लड मून को हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। आप जानते हैं कि जब सोलार एक्लिप्स होता है, सोलार एक्लिप्स को साइंटिस्ट कहते हैं, लोग कहते हैं, घर पे भी आपको बताया होगा बड़ों ने कि डायरेक्टली जो जब सोलार एक्लिप्स होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है, तो डायरेक्टली उसको ना देखें, आंखों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, यूवी लाइट का इम्पैक्ट होता है। लेकिन ब्लड मून को देखने से ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर लूनार एक्लिप्स उस समय पे हो जब मून अर्थ के क्लोजेस्ट पॉइंट पे है, जिसको हम लोग पेरिजी पॉइंट कहते हैं, तो वो नॉर्मली बड़ा अपीयर होता है। और ध्यान रखना है, कई सारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में, फिर हिस्टोरिकल टेक्स्ट में आपको दिखाई देगा ब्लड मून का सिग्निफिकेंस। कुछ लिटरेचर में आपने उसको वैम्पायर के साथ पढ़ा होगा, वुल्फ के साथ पढ़ा होगा। अलग अलग जो सिविलाइजेशंस है वहाँ पे ये माना जाता है कि ब्लड मून इज कनेक्टेड विथ ट्रांसफॉर्मेशन और सम सॉर्ट ऑफ रीन्यूअल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए।
Do attempt this and let me know the answer in the comment section. With reference to phenomena known as blood moon, consider the following. A blood moon occurs during total lunar eclipse when the moon passes completely through the Earth's umbral shadow. Statement 1. Statement 2 है, the red color of the moon during a blood moon is caused by volcanic lava on moon's surface reflecting light. Second statement है, blood moons are hazardous to observe without special eye protection. इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। मैं कहूँगा अगली न्यूज़ नहीं, अगले सेक्शन में चलते हैं। विल मूव टुवर्ड्स हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। पहली यहाँ पे खबर है जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश हुई सितंबर 2025 में, रिसर्च बाय ड्यूक एनयूएस मेडिकल स्कूल सिंगापुर और नेपाल के कोलैबोरेटर्स में, जहाँ पे ये पब्लिश किया गया कि जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए अगर इम्यूनिटी डिक्लाइन हो तो उससे डेंगू का भी खतरा हो सकता है। ध्यान रखना है, अभी फिलहाल जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एक वैक्सीन ज़रूर देते हैं बच्चों को। WHO ने भी रेकमेंड किया हुआ है कि जापानीज एंसेफेलाइटिस को ख़त्म करने के लिए नेशनल प्रोग्राम में, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में जापानीज एंसेफेलाइटिस की वैक्सीन को प्रोवाइड करें। इंडिया ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। ध्यान रखना है, जापानीज एंसेफेलाइटिस एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज़ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज़, यानी कि जो वायरस है इसको कैरी करता है वेक्टर विच इज़ अ मॉस्किटो, और ये फ्लैवी वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। वेरी सिमिलर टू द अदर डेंगू फीवर, येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस जो है ना, उसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ध्यान रखना है, जापानीज एंसेफेलाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा आपको एशिया मिलते हैं। नाम से पता चल रहा है, इसका जो पहला केस आया था वो जापान से आया था, और ये जनरली बच्चों में, जो यंग बच्चे होते हैं 15 ईयर्स, उनमें काफ़ी इम्पैक्ट करता है। 15 ईयर्स से अंडर उनमें काफ़ी इम्पैक्ट करता है, और रूरल एरियाज में भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। इसका वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये नोट करना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब जापानीज एंसेफेलाइटिस में इट कॉजेस एंसेफेलाइटिस, यानी कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ध्यान रखना है, इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नेक में यानी कि आपकी जो गर्दन है वहाँ पे पेन होता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। अब नोट करना है, ऑल्दो इसके लिए एक वैक्सीन है, लेकिन इसके लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी को जापानीज एंसेफेलाइटिस हो जाए तो ट्रीटमेंट के तौर पे कोई एंटीवायरल नहीं है, केवल आपका जो नॉर्मल केयर होता है ना, तो वो देना पड़ता है। तो इसीलिए बीमारी होने से पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, यानी कि जहाँ भी मच्छर पनप रहे हैं वहाँ पे उनको पनपने ना दे और मच्छर काटने ना दे। साथ ही साथ बच्चों को वैक्सीन दे, क्योंकि 15 साल से कम के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा सीवियर केसेस ये देते हैं। और इंडिया में अगर हम लोग जापानीज एंसेफेलाइटिस की बात करें तो बहुत सारे एरियाज में आपको इसका स्प्रेड मिलता है। इंडिया में ऑलमोस्ट हाफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया हैव cases of Japanese encephalitis across 24 states, predominantly असम, मेघालय, मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एरिया में भी आपको काफ़ी सारे केसेस मिलते हैं। 2025 में आसाम में सबसे हाईएस्ट जापानीज एंसेफेलाइटिस के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। और ये तो आप जानते हो कि इंडिया में मानसून सीजन में नॉर्मली थोड़े से ज़्यादा बीमारियां भी फैलती है, वहाँ पे जेई के भी काफ़ी सारा केसेस हम लोगों ने देखे हुए। ध्यान रखना है, इंडिया जापानीज एंसेफेलाइटिस का वैक्सीन देता है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। स्पेसिफिकली जो हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे 100% कवरेज के लिए सरकार देख रही है। और नोट करना है, अगर जापानीज एंसेफेलाइटिस हो जाए तो कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है, केवल सपोर्टिव केयर, उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, पैलिएटिव केयर देना पड़ता है। जो भी सिम्टम है, सिम्टम का रिलीफ लेता है, यानी कि अगर फीवर हो जाए तो पैरासीटामोल ले लेंगे, अगर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस तो उसके लिए कुछ टैबलेट्स वगैरह होंगी, लेकिन कोई स्पेसिफिक जेई के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इसके लिए वैक्सीन है। वैक्सीन से भी अच्छा क्या है कि वेक्टर को कंट्रोल करे, यानी कि मच्छरों का कंट्रोल करे, लार्वल सोर्स रिडक्शन करे वहीं पे, तो स्प्रेड नहीं होगा, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाए और मॉस्किटो बाइट से बचे तो जापानीज एंसेफेलाइटिस का खतरा नहीं होगा। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए। डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू जेई। कंसिडर द फॉलोइंग। जेई इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स द ब्रेन. Number 2, the virus is transmitted to humans directly from infected domestic animals such as camels. Number 3, there is no specific antiviral for JE.
नंबर 4, देयर इज नो वैक्सीन फॉर जेई। इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? काफ़ी इजी सवाल है। आई थिंक बाय नाउ यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जुड़ा हुआ खबर है। रिसेंटली लैंसेट की एक पब्लिकेशन आई जहाँ पे एक बहुत ही अलार्मिंग ऑब्जर्वेशन आई है। पिछले मैं कहूँगा दशक में 2010 से लेकर 2020 तक अप्रॉक्सीमेटली अलग अलग देशों ने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के प्रिवेलेंस को कम किया है, लेकिन इंडिया में वो नहीं देखा गया। इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का राइज देखा गया, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर आर हेल्थ सेक्टर एज वेल एज पॉलिसी मेकर्स। अब इससे पहले कि मैं आपको स्टडी में लेकर चलूँ, एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। देखिए, एक तो इस तरह का सवाल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी मैंने बनाया है स्टेटमेंट बेस्ड। एक दूसरा सवाल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है फिर कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इस तरह की भी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू एनसीडीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है cardiovascular diseases, cancer, respiratory disease and diabetes are the four major types of NCDs. Statement number 1. दूसरा है tobacco use is one of the most significant risk factor for developing NCDs. तीसरा है India has witnessed decline in NCD mortality rates over the past decade. 3 स्टेटमेंट है, इसमें से कितने करेक्ट है आपको बताना है। काफ़ी ईजी होगा आपके लिए अटेम्प्ट करना आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द रिपोर्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली आर NCDs। तो चलिए रिपोर्ट में चलते हैं। की फाइंडिंग क्या है? लैंसेट की स्टडी ने जो पिछले दशक की स्टडी की है, उन्होंने 2010 से लेकर 2019 का डेटा अक्रॉस 185 कंट्रीज, 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का स्प्रेड कम किया है, लेकिन इंडिया में डिक्लाइन नहीं देखी गई है उसी तरह की। इंडिया में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन डाइंग बिफोर 80 हैज़ रिजन, स्पेशली वुमेन आर एट रिस्क। वुमेन भी है, मेन में भी है। मेन में भी ये जो परसेंटेज है राइज हुआ है, वुमेन में भी इट हैज़ रिजन बाय अप्रॉक्सीमेटली 1%। ठीक है, अब इंडिया में हार्ट डिसीज और डायबिटीज़ प्रेडोमिनेंटली सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं टुवर्ड्स दी मोर्टैलिटी रेट। इसके अलावा स्ट्रोक, लंग कैंसर भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रॉनिक किडनी डिसीज को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, बट दी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज़। अब ये क्यों फैलते हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल रिस्क जुड़ा होता है। अनहेल्दी डाइट है, कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लथार्जिक लाइफस्टाइल चल रही है, टोबैको कंजम्पशन है, अल्कोहल कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा फैट कंजम्पशन है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, अपार्ट फ्रॉम दैट पोल्यूशन भी है, एजिंग भी है, आदि फैक्टर्स, लेकिन जनरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हम लोग कहते हैं ना, दोज आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो इसकी वजह से नंबर काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये स्टडी ने हाईलाइट किया है कि इंडिया में अब ये जो ऑफिशियल डेटा के ऊपर बेस्ड है, इस रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया हुआ है कि इंडिया में हेल्थ डेटा, हेल्थ स्टैटिस्टिक जो है ना, दे आर ऑफ लो क्वालिटी एंड देर आर सो मेनी रिपोर्ट्स रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि डेटा दे, डेटा को कोलेट करे, इस तरह की चीज़ें। अगर आपकी कोई जानकार है PHC में या फिर CHC में, आप उनसे पूछिएगा कि हाउ एग्जैक्टली डेटा इज़ कलेक्टेड, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज़ लो क्वालिटी डेटा ऑफ हेल्थ इन इंडिया, जिसको अभी लैंसेट ने भी हाईलाइट किया हुआ है। अब ध्यान रखना है, एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर एवरीबडी। हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी जुड़े हों उनसे भी, और पॉलिसी लेवल पे भी यहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ध्यान रखना है। इसीलिए हम सभी लोग UPSC प्रिपरेशन में किस चीज़ पे हाईलाइट करते हैं? किसी भी सेक्टर को, किसी भी आइडिया को हम लोग उसको स्टडी करते हैं और उसके इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि योर पॉलिसी मेकर्स, योर पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स, बट पॉलिसी मेकिंग में भी आपका ज़रूर रोल रहेगा, क्योंकि आप इनपुट ज़रूर दोगे। जो मंत्री है, जो भी पॉलिसी मेकिंग में भी है, वहाँ पे भी आपकी इनपुट ज़रूर होगी, बट यू आर मेजरली पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स इन फ्यूचर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, जब आप IAS बनो, तो अपने ज़िले में आप देखोगे कि क्या, जिस ज़िले में आप DM हो, क्या वहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास वो नंबर है, अगर आपके पास वो समझ है, तो वहाँ पे आप वो बदलाव ला सकते हो, लोगों में अवेयरनेस ला सकते हो कि क्यों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ रहा है। तो इसीलिए पॉलिसी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। पब्लिक हेल्थ केयर का जो कैपेसिटी है हमारा ऑलरेडी काफ़ी लोडेड होता है। आप जानते हो, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ,
ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आर एडिंग टू द बर्डन, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो जल्दी से डायग्नोज करें और जल्दी से इसको मैनेज करेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेशली अमंग वुमेन एंड एल्डरली। इसके अलावा लाइफस्टाइल में बदलाव को हम लोग ला सकते हैं, लोगों में जागृति ला सकते हैं कि ऑयली फूड ना खाएं, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, योग करें, एक्सरसाइज करें, टोबैको कंज्यूम ना करें, अल्कोहल कंज्यूम ना करें, कंटिन्यूस मूवमेंट रखें, एवरीडे सनलाइट लें। तो अगर हम लोग हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेंगे, अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे, तो इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ एनसीडीज, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्डन है वहाँ पे थोड़ा सा ईज मिलेगा। ऑलरेडी इसके प्रति प्रोग्राम चल रहे हैं देश में। नेशनल प्रोग्राम है NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, स्पेशली रूरल एरियाज में और जो वल्नरेबल सेक्शंस है वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉलिसी पर्सपेक्टिव। अब सवाल का जवाब देने के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो एक दूसरे में स्प्रेड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, कोविड-19 इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। मतलब अगर एक व्यक्ति को हो जाए और अगर उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आप आ जाए, अगर वो छींक दे, अगर वो कफ कर दे, तो जो वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होगा। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड नहीं होते हैं, दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और ये क्रॉनिक होते हैं, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन में स्लोली प्रोग्रेस करते हैं। प्रिडोमिनेंटली जो मैंने आपको 4 टाइप के बताए जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, वो है कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो ये सारे आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, शायद कोई जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, शायद एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, लेकिन आजकल स्पेशली मैं कहूँगा पिछले कुछ दशकों में इट हैज़ कम डाउन एज अ लाइफस्टाइल इशू। जो लाइफस्टाइल चूज़ कर रहे हैं, जिस तरह का फूड, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, नो एक्सरसाइज, मोबाइल के ऊपर टाइम स्पेंड करना, कंटिन्यूस टीवी के ऊपर स्पेंड करना, ऑल दीज थिंग्स दे लीड टू स्ट्रेस, दे लीड टू टेंशन। इसकी वजह से स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मिलते हैं, इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये राइज में है। यहाँ पे नीचे में आपके लिए लिखा गया है कि रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको एंड अल्कोहल यूज़, ठीक है। तो नोट कर लीजिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में, ठीक है। अब एक बार आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पता चल गया, देन उसका ऑपोजिट होगा कम्युनिकेबल डिसीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरह के भी सवाल बन सकते हैं। प्रोबेबली यू माइट बी गिवन अ लिस्ट ऑफ 4-5 डिसीजेस, उसमें से कौन से कम्युनिकेबल है, कौन से नॉन कम्युनिकेबल है, इस तरह के ढूंढने वाले सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक से जुड़ा हुआ एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूज़ में है इसलिए एक टिपिकल यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया। रिसेंटली सीन इन न्यूज़, एंटीरोमिक्स इज़ व्हाट, क्या है? अगेन बहुत ही आसान है, जैसे डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 ऑप्शंस है। अगर आपने न्यूज़ पढ़ा है तो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिफोर यू सी द नेक्स्ट सेक्शंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीरोमिक्स क्या है? कैंसर के लिए एक तरह का वैक्सीन या फिर एक तरह की थेरेपी हम लोग कह सकते हैं। कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है। इनफैक्ट ग्लोबली बहुत ज़्यादा मोर्टैलिटी रेट कैंसर की वजह से हो रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कैंसर के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स या फिर थेरापीज़ अवेलेबल है, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, यू हैव सर्जिकल ऑप्शंस है, लेकिन कई बार उन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कैंसर के रिकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है ओवर दी mRNA टेक्नोलॉजी एंड पर्सनलाइज्ड वैक्सीन्स और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो उसी का एक एग्जांपल है एंटीरोमिक्स। रिमेंबर करना है, इंडिया का नहीं है, रशिया का रिसर्च है ये। एंटीरोमिक्स एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन या फिर पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट है विच इज़ डेवलप्ड इन रशिया। 48 वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट किया गया और कंप्लीट एफिकेसी बताई गई, 100% इसकी एफिकेसी बताई गई। तो ये जो वैक्सीन ट्रायल्स हैं, यहाँ पे किया क्या जाएगा कि इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया जाएगा कि वो रिकग्नाइज करे कैंसर सेल को और उसको ख़त्म करे। इसको इनिशियली डिज़ाइन किया गया है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको याद होगा, आई थिंक एक्टर इरफान डेथ वॉज बिकॉज ऑफ आई थिंक कोलोरेक्टल कैंसर ओनली। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कोलोरेक्टल कैंसर के इंसिडेंसेस आपको देखने मिलते हैं, बट रशियंस आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पर्सनलाइज्ड
वैक्सीन। तो इसको डेवलप किया गया है बाय रशियाज नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस आई एम टेलिंग यू दिस। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंटीरोमिक्स काम कैसे करता है। देखिए, एंटीरोमिक्स इट इज़ अ थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट रेजिमेन है जिसको ऑन्कोलाइटिक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ऑन्कोलाइटिक मतलब जो कैंसर की सेल है उसको खत्म करना है। लाइटिक जहाँ पे भी आता है ना, जहाँ पे हम लोग रूट वर्ड कहते हैं लाइसिस, लाइसिस का मतलब है उसको ब्रेक करना। तो कैंसरस सेल को ब्रेक करने वाला ये बेसिक आइडिया यहाँ पे। तो करेंगे क्या, 4 हार्मलेस वायरस लेंगे। 4 हार्मलेस वायरसेस आर इंजीनियर्ड, उनको इंजीनियर करेंगे ताकि वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करे, उनको ख़त्म करे, उनको लाइस कर दे, यानी कि वो कैंसर सेल को ब्रेक कर दे, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो यहाँ पे एमआरएनए में बदलाव लाएंगे। तो एक मैसेंजर आरएनए, क्योंकि वायरसेस को इंजीनियर किया जाएगा, विच विल प्रोड्यूस काइंड ऑफ अ प्रोटीन विच विल आइडेंटिफाई द कैंसरस सेल और उसको ख़त्म कर देगा। अब नोट करना है, यहाँ पे एमआरएनए के अलावा जेनेटिक प्रोफाइलिंग भी करेंगे। पर्सनलाइज वैक्सीन हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है पहले उसके ट्यूमर को स्टडी करेंगे। उसके ट्यूमर को स्टडी करके कौन से ऑन्को जीन्स है, यानी कि जो कैंसर कॉजिंग जीन्स है उनको देखेंगे। उन कैंसर कॉजिंग जीन से जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, फिर जो स्पेसिफिक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं न्यू एंटी, क्योंकि वो नया एंटीजन है, न्यू एंटीजन है। तो न्यू एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे। उस न्यू एंटीजन के आइडेंटिफिकेशन की बेसिस के ऊपर ही हम लोग ये ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एंटीरोमिक्स ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कि कोई टैबलेट नहीं है या फिर कोई इंजेक्शन नहीं है जो सभी को, जिसको भी कैंसर है उसको दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो भी कैंसर है उसकी स्पेसिफिक ट्यूमर की स्टडी की जाएगी, उसकी न्यू एंटीजन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट का रेजिमेंट डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हार्मलेस वायरसेस हैं उनको इंजीनियर किया जाएगा ताकि वो ख़त्म कर दे कैंसरस सेल्स को। ऑलराइट, आई होप इससे आपको एक आइडिया आ चुकी है। अब नोट करना है, अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिली है, इसके ऊपर सभी की नज़र है। रशिया में शायद जल्दी से अप्रूवल मिल जाएगी, इट्स जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम रेगुलेटरी अप्रूवल। लेकिन ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे साइंटिस्ट इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और क्योंकि रशिया से आई है तो थोड़ा सा और ज़्यादा ओवर कॉशियसनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके ऊपर कुछ टिप्पणी भी आई हुई है, क्योंकि सबसे पहला जो हाईलाइट किया हुआ है लोगों ने कि यहाँ पे सैम्पल स्पेस बहुत ही छोटा है। द सैम्पल स्पेस इज हार्डली 48 वॉलंटियर्स। तो और भी बड़े स्तर पे इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर समझ लीजिए सक्सेसफुल रहा इन अ लार्जर क्लिनिकल ट्रायल ऑल्सो, तो आगे जाकर अगर इसको अप्रूवल मिलेगी तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशनरी थिंग। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में भी कोलोरेक्टल कैंसर और दूसरे कैंसर के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर्स आगे चल के। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, जहाँ पे वायरसेस को इंजीनियर करने की बात करें। तो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो अबाउट 4 टर्म्स विच आर कनेक्टेड टू जीनोमिक्स। जब भी हम लोग जीनोमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप मतलब इंसान की बाहरी जो कैरेक्टराइजेशन है। जैसे राहुल सर का फिनोटाइप क्या है कि ब्लैक हेयर है, डार्क ब्राउन आइज है ना, और बियर्ड इज़ ब्लैक। लेकिन कुछ लोगों का फिनोटाइप होगा कि ग्रे हेयर होंगे या फिर ब्राउन हेयर होंगे ना। तो फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिनोटाइप कैसे एक्सप्रेस होगा, बिकॉज ऑफ जीनोटाइप, यानी कि आपकी जेनेटिक मेकअप किस तरह की। तो जब भी हम लोग जीन्स की बात करते हैं, फिर जीनोमिक स्टडी की बात करते हैं, तो 4 टर्म्स बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जीनोमिक्स और एपिजेनोमिक्स। जीनोमिक्स और एपिजेनोमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ डीएनए। एपिजेनोमिक्स इज स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए में क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है, शुगर है, फॉस्फेट है। तो अगर वहाँ पे मॉडिफिकेशन करें तो हम उसको एपिजेनेटिक चेंज कहते हैं। तो जीनोमिक्स और एपिजेनोमिक्स दे डील विथ डीएनए। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स दे डील विथ आरएनए। प्रोटियोमिक्स इट डील्स विथ स्टडी ऑफ प्रोटीन्स। और एक और है मेटाबोलोमिक्स, इट डील्स विथ स्टडी ऑफ मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसके ऊपर पहले भी सवाल आ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के ऊपर पहले यूपीएससी में एक एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो टर्म्स है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, इनके ऊपर भी एमसीक्यू हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगला खबर है सेरिबो के बारे में।
सेरिबो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेरिब्रो इज कनेक्टेड टू दैट मूवी एक्समैन, ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट सेरिबो। देखिए सेरिबो क्या है, एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जहाँ जिससे कि हम लोग ब्रेन की स्कैनिंग कर सकते हैं, ब्रेन की मैपिंग कर सकते हैं। अब आप जानते हो कि इंडिया में ढेर सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं फॉल्स की वजह से, वायलेंस की वजह से। इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज बर्डन ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, और ब्रेन में अगर इंजुरी हो जाए तो कई बार डिसेबिलिटी हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब जब भी ब्रेन की इंजुरी आती है तो उसको डायग्नोसिस जब करना होता है तो हमें चाहिए क्या, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम लोग कहते हैं। ये स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स है, लेकिन इंडिया में ऑलरेडी सीटी और एमआरआई की कमी है, काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन का। और कई बार होता क्या है कि अगर ब्रेन इंजुरी है तो अगर समझ लीजिए सीरियस ब्रेन इंजुरी है तो उस व्यक्ति का सीटी या फिर एमआरआई करना कई बार होता क्या है, इट मे टेक टाइम, क्योंकि अगर आप एमआरआई देख लो अंदाज़ा आधा घंटा आपको लग जाता है एमआरआई के स्कैन में, ठीक है, सीटी स्कैन में भी इट टेक्स टाइम। और स्पेशली रूरल एरियाज़ में तो हमारे पास एमआरआई सीटी स्कैन के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो उस समय में क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, वही ऑल्टरनेटिव है सेरिबो। सेरिबो एक इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी इनोवेशन है। इसको स्पीयरहेड किया आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इनके साथ एम्स भोपाल, निमांस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च करके कंपनी है जिन्होंने इसको डेवलप किया है। अब ये अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इमीडिएट मेडिकल टेक्नोलॉजीज में आता है। एग्जैक्टली है क्या, आपको इस इमेज को देखकर पता चल रहा होगा कि सेरिबो को आप इमेजिन कर सकते हो कि डायरेक्टली ये जो व्यक्ति इसको हाथ में पकड़ा हुआ है डिवाइस को, और वो किसी पेशेंट का डायरेक्टली ब्रेन स्कैन कर रहा है। ऑफ कोर्स आप इसको सीटी और एमआरआई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सीटी और एमआरआई जो है दे गिव यू हाईली एडवांस्ड इमेजिंग, बट सेरिबो कैन कॉम्प्लीमेंट इट। जहाँ पे भी सीटी नहीं है, जहाँ पे भी एमआरआई नहीं है, वहाँ पे सेरिबो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। और सेरिबो में कुछ इस तरह की सेटिंग है कि ये जो इमेजेस स्कैन करेगा वो चाहिए तो दूसरे सीटी या फिर एमआरआई को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, वो भी कनेक्टिविटी है, ध्यान रखना है। तो ये सेरिबो है क्या, सबसे पहले सेरिबो एक हैंड हेल्ड यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है जिससे कि हम लोग ब्रेन की इमेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का एग्जाम्पल भी आप कह सकते हो कि जल्दी से ब्रेन की इमेजिंग आ जाएगी और आप इसको कंप्यूटर में भी डाल सकते हो, ठीक है। अब इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ना सिर्फ डॉक्टर यूज़ करे बट कोई भी पैरामेडिक या फिर इवन एक सेमी स्किल्ड या फिर सेमी ट्रेंड जो स्टाफ होता है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एम्बुलेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएचसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएचसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रॉमा सेंटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूज़ करता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ऑलरेडी बिल्ड किए गए हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये इमेजिंग करेगा, और अगर दिमाग के अंदर कहीं पे भी एडिमा है, जहाँ पे समझ लीजिए स्वेलिंग है या फिर कहीं कहीं पे इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, तो वो ब्लड के सिग्नेचर को असेस करके आपको इमेजिंग करके देगा और एग्जैक्ट ऑप्टिकल रिजल्ट आपको दे देगा। तो कलर कोडेड रिजल्ट्स और रेडिएशन फ्री रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया सिक्योर डेटा हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स भी है। अगर आप चाहो तो सीटी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, एमआरआई के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, और उसके उस डेटा के साथ भी आप एनालिसिस कर सकते हो। कहा जाता है कि सेरिबो इज सेफ फॉर इन्फेंट्स एंड इवन प्रेग्नेंट वुमेन। नोट करना है इसको ऑलरेडी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुकी है बाय द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो आगे चल के मार्केट में आप सेरिबो को ज़रूर देख सकते हो एज अ ब्रेन इमेजिंग डिवाइस, हैंड हेल्ड ब्रेन इमेजिंग डिवाइस। कॉस्ट में भी काफ़ी अफोर्डेबल बताया जाता है, ऑल्दो इट कम्स इन द हायर रेंज ऑफ लैक्स टुगेदर। 10 लाख से ज़्यादा इसका प्राइस है, बट इन कंपैरिजन टू सीटी एंड एमआरआई इट इज़ स्टिल वेरी लो इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ के बारे में, ओके। तो चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा अगली थीम पे चलते हैं। अगला थीम है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। पहले कुछ आईटी से जुड़ी हुई खबरें डिस्कस करते हैं। विक्रम 32 इंडिया का स्वदेशी चिप लॉन्च हो चुका है। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपनी सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम उठाते हुए जा रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। सितंबर 2025 में सेमिकॉन इंडिया 2025 में
इंडिया का इंडिजिनसली बिल्ट 32 बिट विक्रम माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया। ये विक्रम 32 जो प्रोसेसर है इसको डेवलप किया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ में जो है मिलकर उन्होंने डेवलप किया हुआ है। विक्रम 32 एक एडवांस वर्जन माइक्रो प्रोसेसर है। इससे पहले वाला जो प्रीकर्सर था वो था विक्रम 1601 जो 16 बिट था। ये ऑलरेडी यानी कि विक्रम 16 बिट जो है वो ऑलरेडी इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में 2009 से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो चिप है इट इज़ नाउ डिज़ाइन फॉर एक्सट्रीम रिलायबिलिटी। इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफ़ी वाइड है। टेम्परेचर रेंज वर्किंग टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -55 डिग्री सेल्सियस टू +125 डिग्री सेल्सियस। रेडिएशन एक्सपोजर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वाइब्रेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रॉकेट लॉन्चेस में ये काफ़ी काम आता है। इनफैक्ट इसकी टेस्टिंग हो चुकी है रॉकेट लॉन्च के साथ ही। PSLV C60 मिशन में विक्रम 32 को सक्सेसफुली वैलिडेट भी किया गया है। विक्रम 32 एक 32 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ट है जहाँ पे 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी भी है उसके पास। ADA लेवल प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं, ADA लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इसको फैब्रिकेट किया गया है 180 नैनोमीटर CMOS टेक्नोलॉजी चिप के ऊपर एट दी SCL मोहाली, जैसे मैंने आपको बताया। अभी फिलहाल तो इसकी जो इस्तेमाल है इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो मेनली फॉर स्पेस लॉन्चेस, जो मैंने आपको बताया इसरो इसको इस्तेमाल करता हुआ है। ऑलरेडी 16 बिट का वी हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम 2009 बट नाउ विल बी यूजिंग द 32 बिट विक्रम 32 प्रोसेसर। ना सिर्फ स्पेस में, मैं कहूँगा आगे चल के इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस हमारी डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, ऑटोमोटिव सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस इसके डेवलप हम लोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हम सभी के लिए फॉर द आत्मनिर्भर भारत। अगर आत्मनिर्भर भारत पे भी सवाल आएगा तो यू कैन यूज़ विक्रम 32 एज एन एग्जाम्पल। ऑलरेडी मेड इन इंडिया चिप्स है हमारे पास बट नाउ दिस इज द 32 बिट प्रोसेसर, द फर्स्ट 32 बिट प्रोसेसर विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट जस्ट फॉर स्पेस सेक्टर बट ऑल अदर सेक्टर्स एज वेल। ठीक है, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया विक्रम 32 के बारे में, आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है, वही एक और मैं कह सकता हूँ उसी तरह का एक और उदाहरण है हमारा 4G का कोर नेटवर्क बन जाना। आप जानते हैं इंडिया आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है तो हर एक सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंस अचीव करना चाहते हैं और उसके तरफ एक बहुत बड़ा कदम हम लोगों ने उठाया है। हम लोगों ने अपना खुद का 4G कोर नेटवर्क डेवलप कर लिया है। इससे पहले हमारी 4G कोर नेटवर्क के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस थी। दूसरी जो कंपनीज है जैसे कि नोकिया हो गया, एरिक्सन हो गया, वावे हो गया, ZTE हो गया, इस तरह की कंपनी से कोर इक्विपमेंट आया करते थे। अभी जो 4G का कोर नेटवर्क है वो हमने खुद डेवलप किया है। 4G कोर नेटवर्क को डेवलप किया है CDOT ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, और इसका जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है इट इज़ बिल्ड बाय तेजस एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये कोर नेटवर्क है क्या, अब जैसे इमेजिन कीजिएगा इसको, अगर मुझे आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाना है तो हम लोग पहले GPS यूज़ करते थे, आज भी GPS यूज़ करते हैं। GPS US का है लेकिन हमारा खुद का नाविक बन चुका है। तो GPS क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, हम लोग नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो GPS के बदले इमेजिन कीजिएगा नाविक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारा खुद का 4G कोर नेटवर्क आ रहा है। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज द नाविक ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम लोग टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं वहाँ पे आपके दो नेटवर्क्स होते हैं। एक होता है कोर नेटवर्क और दूसरा होता है आपका रेडियो एक्सेस नेटवर्क। हमारा जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है उसके अंदर ऑलरेडी हमारी टीम्स अवेलेबल है, यानी कि इंडिया में काफ़ी स्वदेशीकरण हो चुका है। जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है इट इज़ मेनली अबाउट द नेटवर्क, जैसे कि आपकी समझ लो आपकी टावर्स हो गई, आपकी रेडियो कनेक्शन हो गई, जिससे कि आप लोगों तक वो नेटवर्क पहुंचा गए। लेकिन जो कोर होता है, कोर का मतलब क्या है, जहाँ पे अब किसी भी टेलीकॉम के लिए आपको कुछ कोर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे समझ लीजिए कि हमें अलग अलग सर्वर्स चाहिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी के डेटा सेंटर्स चाहिए, बिल्डिंग चीज़ें। फॉर एग्जांपल अब मैं समझ लो आपके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, वो नंबर कहाँ पे सेव्ड है, वो नंबर कहाँ पे स्टोर्ड है, इट इज़ एट द कोर नेटवर्क, इट इज़ एट द कोर सेंटर। और अभी भी हम लोग उस कोर नेटवर्क के लिए, उस कोर टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों के ऊपर रिलाई किया करते थे।
जैसे मैंने आपको बताया, नोकिया हो गया, एरिक्सन हो गया, वावे, जेटी, इस तरह की कंपनीज के ऊपर। लेकिन अभी सी डॉट ने हमारा खुद का कोर नेटवर्क बनाया है, 4G कोर नेटवर्क, एंड इट इज़ केपेबल ऑफ सीमलेस माइग्रेशन इनटू 5G एज वेल। हमारे खुद के ऑलरेडी 98,000 स्वदेशी 4G टावर्स भी हम लोगों ने कमीशन करा दिए हैं। और जब से ये न्यूज़ आई है तब से 17 साल में पहली बार BSNL हैज़ बिकम प्रॉफिटेबल। तो ये जो रोल आउट है, इस रोल आउट में 35 से भी ज़्यादा कोर डेटा सेंटर्स और जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सॉल्यूशंस है अलग अलग साइट्स है, 10,000 से भी 1 लाख से भी ज़्यादा साइट्स पे उसको हम लोग स्प्रेड कर चुके हैं। और हमारा खुद का जो कोर नेटवर्क है उसकी डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी साउंड है, 4 पेटाबाइट्स ऑफ डेली डेटा कैन बी हैंडल्ड बाय इट। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा स्टेप है हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ, डिजिटल इंडिया, आई वुड से डिजिटल आत्मनिर्भर इंडिया बनने की तरफ हम लोगों ने कदम उठा लिया है। ऑलराइट, आई होप कि इससे आपको एक आइडिया आ चुकी है कि 4G कोर नेटवर्क है क्या। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही हम लोगों ने अनाउंस किया कि हमारा 4G नेटवर्क हम लोग खुद डेवलप कर चुके सी डॉट ने, 18 दूसरी कंट्रीज ने इंटरेस्ट जताया है कि हमसे वो टेक्नोलॉजी ले। इसके बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, रीच हमारी बढ़ेगी, हम लोग हमारी टेलीकम्युनिकेशन को, हम लोग जो कहते हैं ना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, इसकी जो भी बेनिफिट्स है उसको और भी स्प्रेड कर सकते हैं। एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चरल सर्विसेज हो, फोरकास्टिंग सर्विसेज हो, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन लाइन है विथ द गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट एज वेल। गवर्नमेंट ने ढेर सारी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ भी लाई हुई, जैसे कि भारत का 6G अलायंस है, 100 5G 6G लैब्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड हम लोगों ने लाया है। इन सब चीज़ों के चलते जो सेल्फ रिलायंस हम लोग लाना चाहते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर में एक डिसरप्शन ज़रूर आएगा इन दी अपकमिंग ईयर्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4G कोर नेटवर्क के बाद एक और न्यूज़ पे, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक अनवेल किया गया है उज्जैन में। अब ये मैं कहूँगा एक टेक्नोलॉजी और हमारी एंशियंट टाइम कीपिंग ट्रेडिशन जो है, इन दोनों का मिश्रण है, जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हिंदू टाइम या फिर हिंदू कैलेंडर को बढ़ावा दिया जा रहा है। सितंबर 1, 2025 को मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इनॉग्रेट किया। ये सिंबलाइज करता है हमारी एंशियंट टाइम नॉलेज के बारे में, उसको कैसे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है विथ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये जो वैदिक क्लॉक है, ध्यान रखना है, ये विश्व का पहला हिंदू पंचांग टाइम है। अब आप जानते हैं कि नॉर्मल जो हम लोग जो वेस्टर्न मॉडल, वेस्टर्न कैलेंडर हो गया, वेस्टर्न टाइम हो गया, दैट इज़ 24 आवर्स, यानी 24 घंटे का एक दिन होता है। लेकिन हिंदू जो पंचांग का कैलकुलेशन होता है उसके अनुसार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक हम लोग समय पकड़ते हैं और उसको हम लोग 30 मुहूर्त में डिवाइड करते हैं। हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो इसी नॉलेज के ऊपर, इसी आइडिया को बिल्ड करते हुए विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक को अनवेल किया गया, जहाँ पे अभी ये मुहूर्त के हिसाब से आपको टाइमिंग, आपको उसकी सारी डिटेल्स मिलेगी। एक 85 फीट एक टावर बनाया गया है जंतर मंतर कॉम्प्लेक्स में, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। उज्जैन को हम लोग इंडिया का ग्रीनविच भी कहते हैं, एंशियंट टाइम का। तो ये जो विक्रमादित्य क्लॉक है, ये डिस्प्ले करता है इंडियन टाइम भी, और जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो भी डिस्प्ले करता है। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक का मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो चुका है, अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप 189 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, विच स्पैन्स अबाउट 7,000 ईयर्स। अब ये जो आपका ऐप है, इसके अंदर आपको पंचांग की सारी डिटेल्स मिलेंगी। तिथि हो गया, नक्षत्र हो गया, योग हो गया, कर्ण हो गया, आपके अलग अलग फेस्टिवल्स हो गए, आपकी दशमी कब आएगी, व्रत कब आएगा, रिलीजियस फास्टिंग यानी कि जो उपवास होता है वो कब रखना है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अलर्ट्स भी मिलेंगी, रिमाइंडर्स भी मिलेंगे अगर आप वहाँ पे सेट करोगे तो। और ये उज्जैन में इनॉग्रेट किया गया, उज्जैन में अनवेल किया गया। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली उज्जैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। उज्जैन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब पहले हमारी धारणा थी ये कि उज्जैन इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन करके, ऑल्दो एंशियंट टाइम के लिए वो नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी भी जैसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो है, उज्जैन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, एंड इट वॉज कंसिडर्ड, एज आई टोल्ड यू, इट वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रीनविच ऑफ एंशियंट इंडिया। तो पूरे विश्व का टाइम हम लोग उज्जैन के स्टैंडर्ड टाइम से ही किया करते थे पहले, बट अभी इट इज़ GMT, ग्रीनिच फ्रॉम द UK। ओके,
तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन डाउनलोड द विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक ऑल्सो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया दिल्ली गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है। आप जानते हैं कि हर विंटर में दिल्ली इट बिकम्स अ गैस चेम्बर। क्यों? क्योंकि विंटर में जोग्राफिक कंडीशंस हो गई, दिल्ली का लोकेशन हो गया, उन चीज़ों की वजह से, और पराली जलाने का जो इंसिडेंट होता है उसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा सीवियर पोल्यूशन हो जाता है। तो वेहिकुलर एमिशन हो गया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, रेसिड्यू बर्निंग की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने एक साइंटिफिक स्टडी इनिशिएट किया है जहाँ पे स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी वो अनवेल करना चाहते हैं। ध्यान रखना है, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इट इज स्टिल इन द स्टडी फेज। जहां पे स्मॉग ईटिंग फोटो कैटालिटिक कोटिंग लगाई जाएगी रोड्स के ऊपर। जो जो पब्लिक सरफेस है, रोड्स है, जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स है, उनकी छत के ऊपर वगैरह आपको फोटो कैटालिटिक कोटिंग लगाई जाएगी। सर इसका फायदा क्या होगा? देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें एक कोटिंग लगाई जाएगी विच यूजेस प्राइमरीली टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये कोटिंग आपके रोड्स के ऊपर, पेवमेंट्स के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, टाइल्स के ऊपर, घर के छतों के ऊपर, ऑफिस जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उसके ऑफिस के ऊपर लगाया जाएगा। और जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी तो जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो एक फोटो कैटलिस्ट का काम करेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरे जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करेगा नाइट्रेट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, जिससे कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेल्फ क्लीनिंग या फिर स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी, जहां पे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन कम हो सकता है। ध्यान रखना है, ये अभी एक साइंटिफिक स्टडी करने वाले हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रही है। अब ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया स्टेटस क्या है, दिल्ली एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू कंडक्ट फील्ड ट्रायल्स। जगह जगह पे फील्ड ट्रायल कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के साथ एक स्टडी का MOU साइन किया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसके ऊपर हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी। अगर इफेक्टिव हुआ, अगर फीजिबल हुआ, तो आगे चल के पूरी दिल्ली सिटी में स्मॉग ईटिंग फोटो कैटलिटिक कोटिंग की जाएगी रास्तों के ऊपर और दूसरे पब्लिक सरफेसेस, पब्लिक स्पेसेस के ऊपर। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर अगर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और किसी के दिमाग में अगर सवाल आ रहा है स्मॉग क्या होता है, फॉग प्लस पोल्यूटेंट स्मॉग, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसको एनवायरनमेंट में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, प्लीज़ कोई स्मॉग के बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में नॉलेज दे ताकि बाकी सभी को भी उसकी मदद हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा था कि आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सर अगर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो पहले किसी ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया क्या? देखिए, फोटो कैटलिटिक कोटिंग के पायलट प्रोजेक्ट्स ढेर सारे रन हो चुके हैं। नेदरलैंड हो गया, इटली हो गया, डेनमार्क हो गया, दूसरे दूसरे कंट्रीज में रन हो चुके हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी के ऊपर ज़रूर कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। ऑफ कोर्स लो मेंटेनेंस है, पैसिव मेजर है, क्योंकि ऑटोमेटिक पोल्यूटेंट कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़े हुए चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस में कि कितना लंबा ये टेक्नोलॉजी चल सकता है, कितने दिन ये कोटिंग चलेगा। एक बार रास्तों के ऊपर गाड़ी चली गई, एक बार बारिश हो गई, तो उसके बाद क्या फिर से कोटिंग करनी पड़ेगी? अगर कोटिंग करनी पड़ेगी तो उसको पैसा कितना लेगा? जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है उस अगर उसी का वेस्ट अगर समझ लो लैंड का पोल्यूटेंट बनेगा तो क्या होगा? वी डू नॉट नो दैट। सो अलग अलग वेदर कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में इसको टेस्ट करने की ज़रूरत है, और मैं कहूँगा मल्टीपल सीजन्स के ऊपर इसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप फ्यूचर अभी ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, आप IAS में ज्वाइन करने वाले हो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए भी एक टेक्निक है, फिर एक आइडिया है, जहाँ पे किसी भी चीज़ को हम लोग पहले पायलट तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और कई बार ये आपके साथ होगा। गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स आती है ना, शायद आपके ज़िले में इम्प्लीमेंट करेंगे पहले, जहाँ पे आप DM हो, जहाँ पे भी आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, स्टडी करनी होगी। तो यू माइट बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सच पायलट प्रोजेक्ट्स। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन एंड एंश्योर दैट यू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजीज विच आर फीजिबल, जिसकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स न्यूट्रिनोस। ठीक है, न्यूट्रिनोस के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। आप जानते हैं कि न्यूट्रिनोस हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो मैटर है वो न्यूट्रिनो से कहते हैं, मासलेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, विच
पास थ्रू ऑर्डिनरी मैटर बिना कोई इंटरेक्शन किए हुए वो पास होते हैं। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट से भी उसको डिटेक्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है। इसीलिए ये माना जाता है कि न्यूट्रिनोस जिनका चार्ज नहीं होता है और ऑलमोस्ट मासलेस है, इनको कैसे डिटेक्ट करें। अगर इनको डिटेक्ट कर पाएंगे तो इनके ऊपर जब स्टडी होगी तो हमें पता चलेगा ब्रह्मांड से जुड़े हुए आंसर्स कि हमारे यूनिवर्स का कंपोजिशन क्या है, इसकी एवोल्यूशन कैसे होगी। तो अलग अलग जगह पे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज आ रही है। आप जानते हैं कि इंडिया में भी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी डेवलप हो रही है। डू लेट मी नो वेयर इन इंडिया आर वी डेवलपिंग न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, कमेंट सेक्शन में डालें ताकि सभी को आइडिया आएगी। अब ये डिस्कशन क्यों हो रही है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्टार्ट हो चुका है। 2025 में चाइना में जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जूनो स्टार्ट हो चुका है। जूनो ग्राउंड से 700 मीटर नीचे है। इमेजिन कर रहे हो 700 मीटर्स, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ अ किलोमीटर बिलो द ग्राउंड इन दी ग्वांगडोंग प्रोविंस बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बीच में है, क्योंकि वहाँ से ढेर सारे एंटी न्यूट्रिनोस इजेक्ट होते हैं, एमिट होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर पूरा 35 मीटर का एक ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक स्फीयर बनाया गया है, जिसके अंदर प्योर लिक्विड सेंटिलेटर डाला गया, जिससे कि डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेटरी। अगर न्यूट्रिनोस के बारे में पता चला तो वी कैन गेट आंसर्स अबाउट द यूनिवर्स फॉर श्योर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे जूनो जो मिशन है चाइना का, ये आंसर करना चाहता है कि न्यूट्रिनो मास की हायरार्की क्या है। अभी तक जैसे साइंटिस्ट ने जहाँ कहीं भी न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट किया हुआ है, अभी तक 3 अलग अलग तरह के न्यूट्रिनोस मिल चुके हैं। तो कौन सा न्यूट्रिनो किस तरह का है, हम लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट मासलेस है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इसका आंसर देना चाहता है जूनो ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी स्टडी करेगा न्यूट्रिनोस जो सन से एमिट होते हैं, जो सुपरनोवा से आते हैं, अर्थ के कोर से आते हैं। तो इन सभी न्यूट्रिनोस की स्टडी वो करना चाहता है। और इस पूरे जूनो मिशन का, इस ऑब्जर्वेटरी का जो लाइफ टाइम है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 30 ईयर्स। अब ऐसा नहीं कि केवल चाइना ने इसको डेवलप किया है, चाइना के अलावा दूसरे देश भी इसके अंदर कोलैबोरेशन में है। 700 अलग साइंटिस्ट है फ्रॉम 17 डिफरेंट कंट्रीज हु आर इन्वॉल्व इन द जूनो मिशन। ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। विश्व की पहली एआई मिनिस्टर अनवेल हो गई। यहाँ पे मैंने एक फोटो भी डाली हुई है, दैट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज, एंड द लेडी देयर इज एआई, एंड शी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मिनिस्टर, जिसका नाम है डियाला। ये इनिशिएटिव है अल्बानिया से। अल्बानिया का जो एंटी करप्शन इनिशिएटिव है, उसके अंडर पहली एआई मिनिस्टर को उन्होंने अनवेल किया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डीएलआ का मतलब अल्बानियन लैंग्वेज में सन होता है। और ये जो डीएलआ सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर ऑफ अल्बानिया। इन्होंने इसको इस साल की शुरुआत में ही लॉन्च किया हुआ था, लेकिन अभी सितंबर 2025 में डीएलआ को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एआई करके बना दिया गया। अब इस एआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑफ मैनेजिंग एंड अवॉर्डिंग पब्लिक टेंडर्स। इमेजिन कीजिएगा, जो पब्लिक टेंडर्स होते हैं ना, जहाँ पे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स है, गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं, उसको अलॉट करने का जिम्मा इस एआई सिस्टम को दिया गया है। एआई सिस्टम का नाम है डीएलआ। अब यहाँ पे 100% करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग और उसकी टेंडरिंग होगी करके अल्बानिया कहता है। सो लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ज़रूर आएगा, सर ये कैसी चीज़ है कि हाउ कैन एआई बी अ मिनिस्टर। देखिए, ऑलरेडी जो डीएलआ है वो जनवरी 2025 से ही इट हैज़ बीन इंटरेक्टिंग विद द सिटीजन्स। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ इन द अवतार ऑफ अ वुमन इन द ट्रेडिशनल अल्बेनियन अटायर, और अभी तक 36,000 डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और 1000 से भी ज़्यादा सर्विसेज वो प्रोसेस कर चुका है एआई का सिस्टम। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक डीले को तो कम किया हुआ है, साथ ही साथ गवर्नेंस को भी स्ट्रीमलाइन कर चुका है ये जो डीएलआ सिस्टम है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, सर एआई मिनिस्टर बने क्या? देखिए, अल्बानिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिटीज़न होना चाहिए, ह्यूमंस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो ये एक बहुत ही सिम्बॉलिक सी चीज़ है कि एआई मिनिस्टर बनाया गया है। तो वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़।
please keep a track of it. Again, I wouldn't expect a direct kind of a question on this. मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट MCQ हम वगैरह हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ पे, बट इसको एक उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो आप अपनी आंसर राइटिंग में. फर्स्ट AI मिनिस्ट्री इन अल्बानिया करके, अगर AI के ऊपर सवाल आएगा इन मेंस का. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और फैक्चुअल न्यूज़ है, बहुत ही फैक्चुअल न्यूज़ है. एशिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी प्लांट इंडिया में अनवील की गई है. सितंबर 2025 में सोहना हरियाणा में इसको इनॉग्रेट किया हुआ है. ये हमारे एशिया खंड की सबसे बड़ी लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. सालाना 20 करोड़ बैटरी पैक्स ये डेवलप कर सकती है, इसकी कैपेसिटी है. हमारे देश में साल में 50 करोड़ बैटरी पैक्स लगते हैं, तो 40% हमारी जो डिमांड्स हैं वो इस एक फैक्ट्री से मीट हो सकती है. अगेन, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जहाँ पे हम लोग हमारी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री भी आ रही है. तो यहाँ से जो बैटरी पैक्स निकलेंगे दे विल बी यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइसेस, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, वेरेबल्स हो गए. तो बड़ी बैटरीज नहीं है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग बैटरीज विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा. हम लोग छोटी छोटी बैटरी पैक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं. अब ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम जो है उसके अंडर 3,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट से आ चुकी है. ऑलरेडी यहाँ पे 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. और ये जो प्लांट है ये भारत सरकार की तरफ से तो यहाँ पे कोलैबोरेशन है, लेकिन जापानीज कॉर्पोरेशन है TDK, उनके साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. I don't think UPSC में you can expect a question like this, but I think state PSC etc. You can expect a question. Moreover, अगर बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ सवाल आया तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन बैटरी डेवलपमेंट इन इंडिया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक खबर है 2G इथेनॉल के ऊपर, क्योंकि जो लंबी पॉलिसी थी हमारी कि हम इथेनॉल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा था, तो अब वो हम लोग टारगेट से पहले ही अचीव करने वाले. आप जानते हैं कि हम लोग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहते थे बाय 2030, लेकिन 2025 तक ही हम लोगों ने हमारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है उसको अचीव कर लिया. वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट. अब उसके चलते रिसेंटली सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अभी 2G इथेनॉल को ना सिर्फ मैं इथेनॉल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल करूँगा, मैं उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ. मतलब जो एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी 2G इथेनॉल के ऊपर, अब वो हट चुकी है. मतलब इंडिया में इंडिजिनस 2G इथेनॉल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. भारत में अलग अलग स्कीम्स है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन योजना है, जहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस है. आप जानते हैं कि आपके पेट्रोल में, नोट करना है डीजल में नहीं, पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑलरेडी हो रहा है. अब हम लोग वही 2G इथेनॉल जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, मेनली टू अफ्रीकन कंट्रीज. ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, सर ये 2G इथेनॉल क्या होता है? देखिए, 2G इथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट. ये ध्यान रखना है, फूड से नहीं करते हैं. अगर फूड से, अगर खाने वाला फीड स्टॉक है, समझ लो गेहूँ है, चावल है, ये खाने वाले पदार्थ है, अगर इससे आप इथेनॉल प्रोड्यूस करोगे उससे भी कर सकते हैं. उसको हम लोग 1G इथेनॉल कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल कहते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल. फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल तो हम लोग प्रोड्यूस भी नहीं करते. आपको ये समझ में आना चाहिए, वी आर फोकसिंग ऑन 2G इथेनॉल, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट नहीं होगा. ये आपको समझ में आ रहा है? 2G इथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रिडोमिनेटली वेस्ट, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना, जैसे कि राइस स्ट्रॉ हो गया, वीट स्ट्रॉ हो गया, बैगेस हो गया, वुड वेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों से हम इथेनॉल बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? अलग अलग टेक्निक्स है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो जो 2G इथेनॉल अभी हमारे देश में बनेगा वो ना सिर्फ हमारे पेट्रोल में होगा, लेकिन वो हम लोग दूसरे देशों को अभी एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे. अब यहाँ पे नोट करना है, सर 2G इथेनॉल जो है ये आपने बता दिया, कितने वेरिएंट्स है इथेनॉल के, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगेन डू अटेम्प्ट इट. अगर आपके पास नॉलेज है तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ डिस्कशन आपको आंसर तो मिल ही जाएगा.
4 जनरेशन्स हैं इथेनॉल के, उनके फीड स्टॉक के बारे में दिया गया कितने करेक्टली मैच्ड है करके, ठीक है, कितने करेक्टली मैच्ड है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल शुगर केन मेज व्हीट फूड क्रॉप्स, सेकेंड जनरेशन क्रॉप रेसिड्यू, थर्ड जनरेशन algae बेस्ड फीड स्टॉक, फोर्थ जनरेशन जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, ठीक है। तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, लेट मी नो हाउ यू फेयर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब कितने टाइप ऑफ इथेनॉल है, देखिए 4 जनरेशन ऑफ इथेनॉल है। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल जो फूड प्रोडक्ट से आता है, इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग बना नहीं सकते, गेहूँ हो गया, कॉर्न हो गया, राइस हो गया, शुगर बीट हो गया, इससे हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर इससे इथेनॉल बनाएंगे तो खाएंगे क्या, इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के ऊपर। तो सेकेंड जनरेशन जो इथेनॉल है वो नॉन एडिबल बायोमास से निकलता है, जैसे कि वुड वेस्ट है, स्ट्रॉ है, ग्रास है, वेस्ट है, जो हमारा बैगेस है वहाँ से। थर्ड जनरेशन एल्गे से निकलता है, मेनली एल्गल बायोमास से। फोर्थ जनरेशन है जहाँ पे हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड एल्गे हो गया या फिर पायरोलाइसिस हो गया, गैसिफिकेशन हो गया, दीज आर ऑल फोर्थ जनरेशन जहाँ पे हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। ये कभी नहीं भूलना है, इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो फ्रॉम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन। लास्ट सेक्शन में हम इस महीने में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, सर्वेज, इनिशिएटिव्स आई हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे। सितंबर 2025 में हमारी सर्वे शुरू हो चुकी है। ध्यान रखना है, हर 2 साल में ये जो सर्वे है इट इज़ कंडक्टेड बाय एनुअली, हर 2 साल में ये सर्वे कंडक्ट की जाती है। दिस सर्वे इज कैरिड आउट बाय नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इस सर्वे में हमारा उद्देश्य है कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करें हमारे अलग अलग R&D ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट प्लेयर से, मल्टीनेशनल कंपनी से, कि किस तरह की R&D हो रही है, जिससे कि हम एविडेंस बेस्ड डेटा प्रोवाइड करें सरकार को, विच हेल्प्स इन फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग। तो हम लोग 8,000 से भी ज़्यादा R&D ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं, दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, NGO से, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग R&D। देखते हैं कि कितना R&D पे खर्चा हो रहा है, कितना वर्कफोर्स है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने पेटेंट फाइल्ड हो रहे हैं, कितने पेपर पब्लिकेशंस हो रहे हैं, भारत की पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग कोलेट करते हैं, जिससे कि हमें पॉलिसी मेकिंग में मदद मिलती है। जो पिछला सर्वे था वो कंप्लीट कर दिया गया था 2023 में, अभी फ़िलहाल जो 2025 का सर्वे है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे फोकस भी है कि हम लोग थोड़ा सा डिजिटाइजेशन के ऊपर ध्यान दें इन दिस सर्वे, ठीक है। इस अगेन वेरी फैक्चुअल सिंपल MCQ बन सकते हैं रिगार्डिंग नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कितने साल में एक बार होता है, कौन इसको कंडक्ट करता है, किन चीज़ों पे फोकस है, तो प्लीज़ कीप ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स। अगली खबर है द्रव्य पोर्टल के बारे में। तो द्रव्य पोर्टल भी बहुत ही फैक्चुअल है, इट्स अ न्यू आइडिया और न्यू थिंग विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड और स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सितंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है द्रव्य पोर्टल। तो ये एक वेब पोर्टल है जहाँ पे डिजिटल कैटलॉगिंग होगी आयुर्वेदिक मेडिसिन की। आयुष में आप जानते हो आयुर्वेद हमारा काफ़ी ट्रेडिशनल नॉलेज है आयुर्वेद का, कि हमारे जो अर्ब्स हुआ करते थे, मिनरल्स हो गए, जो एनिमल वेस्ट होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हम लोग ढेर सारा आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं थेरापेटिक यूज़ के लिए, जैसे गौमूत्र हो गया आपका, जो गाय है, गाय का डंग हो गया, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज में। तो इसका एक बड़ा डेटाबेस बनाया जा रहा है और ये होगा द्रव्य पोर्टल, पब्लिक के लिए ओपन होगा, जहाँ पे कंप्लीट हमारे अर्ब्स, मेटल्स, मिनरल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स का जो हमारी क्लासिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं उन सभी का एक डेटाबेस बना रहा है। तो जो भी आयुष के रिसर्चर्स है, जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिसर्चर्स है, क्लिनिशियंस है, रेगुलेटर्स हैं, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ना सिर्फ भारतीय भाषा में, अलग अलग इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी ये अवेलेबल है। इसके अंदर अलग अलग मोड्स भी है। जो पोर्टल है वो आपको जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल वर्जन्स भी प्रोवाइड करता है। स्पेशली अगर कुछ प्रोफेशनल सर्च करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स इनिशिएटिव लॉन्च हो चुका है। तो एनी स्पार्क्स ये एक इनिशिएटिव है डोनर मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने इसरो के साथ मिलकर एनी स्पार्क्स इनिशिएटिव शुरू किया। अब यहाँ पे 800 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से। तो 100 स्टूडेंट्स प्रति स्टेट, इनको एक्सपोजर दिया जाएगा अलग अलग इसरो के सेंटर्स पे विजिट करके। तो 8 बैचेस बनाए जाएंगे, 100 स्टूडेंट्स के 8 बैचेस बनाए जाएंगे। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक स्टूडेंट्स इसरो की फैसिलिटीज़ को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे इसरो की जो कैपेबिलिटी है, इसरो की जो R&D है, उसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से 60% फंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 40% फंडिंग है। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेसैक, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये कोलैबोरेट करेगा इसरो के साथ। ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। डू लेट मी नो नेसैक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, मतलब नेसैक का जो मेन सेंटर है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहाँ पे है, क्योंकि कई बार इस तरह के भी फैक्चुअल सवाल आ जाते हैं। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन वेयर इज नेसैक लोकेटेड इन इंडिया। ओके, तो दिस इज अबाउट दी एनी स्पार्क्स इनिशिएटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। CSIR कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम को भी कैबिनेट ने अप्रूवल किया हुआ है। कैबिनेट ने 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की फंडिंग दी है फॉर CSIR कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। इसको इम्प्लीमेंट करेगा CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, विच इज़ अंडर द DSIR, डिपार्टमेंट फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये स्कीम कवर करेगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, केंद्र की यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और दूसरे R&D इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी, ग्रांट्स दी जाएंगी। अपनी जो PhD कर रहे हैं या फिर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट रिसर्च रन कर रहे हैं स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, इस टैलेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे फंडिंग एनहांस कर चुके हैं। ध्यान रखना है, उद्देश्य है CSIR कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम का कि इंडिया की जो रिसर्चर्स है पर मिलियन हम ये बढ़े और हमारा इनोवेशन का और R&D का आउटपुट भी बढ़े, टू कंट्रीब्यूट मेनली टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में, ठीक। इसके अलावा रिसेंटली जो कैबिनेट है उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की एक फंडिंग दी हुई है फॉर स्कीम फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। ठीक है, तो 1500 करोड़ की राशि अगले 5 सालों में 2025 से लेकर 2030-31 तक इसको स्पेंड किया जाएगा, मेनली ऑन बिल्डिंग द क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी इन आवर कंट्री। तो ये स्कीम टारगेट करता है इस रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, जहाँ से हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स को या फिर क्रिटिकल जो हम लोग एलिमेंट्स, क्रिटिकल मेटल्स जो कहते हैं ना, उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। तो वेस्ट टू रीयूजिंग द क्रिटिकल मिनरल्स, इसके ऊपर हमारा फोकस है। ई वेस्ट हो गया, लिथियम वेस्ट हो गया, कैटालिटिक कन्वर्टर्स हो गए, दूसरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें से क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के ऊपर फोकस है। और यहाँ पे आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, सरकार की तरफ से फंडिंग मिलेगी। इट विल बी एप्लीकेबल टू न्यू प्लांट, जो नया रिसाइकलिंग प्लांट बना रहे हैं उनको भी मिलेगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स है, अगर उसकी मॉडर्नाइजेशन करनी है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए भी आपको फंडिंग मिल सकती है। तो कैपेक्स सब्सिडी है 20%, कैपिटल सब्सिडी आपको मिलेगी अगर आप सेट करना चाहते हो, अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो। वो भी अगर आप टाइमली प्रोडक्शन शुरू करोगे, टाइमली क्रिटिकल मिनरल्स का अगर रिसाइकलिंग आपने शुरू कर दिया, तो आपको 20% कैपेक्स सब्सिडी मिलेगी। उस बेसिस पे आपके लिए ऑपरेशनल सब्सिडीज भी है, ओपेक्स भी अवेलेबल है। वो ओपेक्स आपको दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो अगर आपकी इंक्रीमेंटल सेल्स कितनी है, अलग अलग टाइमलाइन पे आपको टारगेट दिए जाएंगे गवर्नमेंट से, अगर आप अचीव करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट ऑपरेशनल सब्सिडीज एज वेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्कीम फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल मिनरल्स। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, सर क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है? ध्यान रखना है, क्रिटिकल मिनरल्स या फिर क्रिटिकल एलिमेंट्स या फिर क्रिटिकल मेटल्स जो हैं, वो ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस मेटल्स है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में, जैसे कि एनर्जी टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में।
इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं लिथियम फॉर लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी, कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इस्तेमाल होगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स में इस्तेमाल होगा, निकल हो गया, वेनेडियम हो गया, नायोबियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। बहुत सारे ये जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं ये हम लोग बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे पूरे विश्व में कुछ ही कंट्रीज़ का यहाँ पे दबदबा है ऑन द क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा चाइना का दबदबा ऑलमोस्ट इन ऑल द मिनरल्स दैट यू कैन सी, यू विल सी चाइना इन आई थिंक 90% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो चाइना के ऊपर पूरे विश्व की निर्भरता है विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको कम करना चाहते हैं, इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग अब अगर हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोर कर पाएंगे तो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वट एवर इज़ अवेलेबल विद अस, यानी कि जो वेस्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, उसी से क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड स्टेप। ठीक है, तो नोट करना है इस चीज़ के बारे में। इसके ऊपर सिंपल सवाल भी बन सकते हैं, जैसे इनमें से कौन से क्रिटिकल मिनरल्स है या नहीं है, इस तरह के एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ दिस मंथ्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स सितंबर 2025 के। जाते जाते आप सभी के लिए कुछ मेंस फॉर्डर दे के जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस महीने में मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैं, जिसका प्रिपरेशन आप मेंस के पर्सपेक्टिव से करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। एक रिपोर्ट आई, इनफैक्ट मैं कहूँगा ये अपडेटेड रिपोर्ट थी एमएनआरई की, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, सोलार फोटोवोल्टेइक पोटेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे इंडिया की सोलार जो कैपेसिटी है, इनफैक्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है। इट हैज़ रीच रिकॉर्ड लेवल, कुछ इस तरह की एक ऑब्जर्वेशन आई है। तो इस थीम के ऊपर आप ज़रूर प्रिपेयर कर सकते हो कि इंडिया की सोलर फोटोवोल्टेइक पोटेंशियल क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ना सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ समवेयर ओवरलैपिंग विद द एनवायरनमेंट एंगल ऑल्सो, जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू नेट ज़ीरो बाई 2070। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए सोलार कैपेसिटी को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट मुझे लगी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रोड मैप ज़रूर आया। दिस वाज फ्रॉम आईपीआर गांधीनगर, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च जो है गांधीनगर का। उन्होंने एक रोड मैप की बात की ऑफ फ्यूजन पावर एंड एसएसटी भारत रिएक्टर, जो हम लोग हमारा टोकामाक कहते हैं ना, जो फ्यूजन पावर में भारत रिएक्टर डेवलप करने की बात की। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि इंडिया का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में फ्यूजन टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। इसके ऊपर अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इट विल बी गुड। ऑल्दो इस तरह का एक सवाल ऑलरेडी मेंस 2025 में आ चुका है, जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट भी किया था आपको कि इट्स अ पोटेंशियल टॉपिक, क्योंकि 2025 में ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर लाइव हो रहा है। तो आई होप कि जिस किसी ने भी मेंस लिखा है, यू डिड अ गुड जॉब देयर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखी सितंबर 2025 में, कि हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुर्वेद जो है, उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ जा रहा है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका ग्रोथ हो रहा है ग्लोबली। तो इस थीम के ऊपर भी आप ज़रूर एक प्रिपरेशन कर सकते हो। अगेन दिस इज़ नॉट अ प्योर science and technology kind of a topic, but I would say somewhere overlapping between science and technology and GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, GS पेपर 2 से भी ओवरलैप हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई, कैंसर इंसिडेंट्स एंड ट्रेंड्स इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, क्योंकि कैंसर जो है हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है, कैंसर से जुड़ी हुई ट्रीटमेंट, कैंसर से जुड़ी हुई थेरेपी। तो कैंसर का इंसिडेंस किस तरह से इंडिया में, इसके ऊपर रिपोर्ट भी आई है। इंडिया में कैंसर के नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रिपरेशन करोगे तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफ़ी राइज पे है, ना सिर्फ इंडिया में। सितंबर 2025 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई थी कि यूएस में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो AMR या फिर जो हम लोग कहते हैं ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, या फिर एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस AVR या फिर AMR जो हम लोग कहते हैं ना, दैट topic itself is a very important topic for you from mains perspective, so do prepare a note on these, it will be helpful for you. Alright, और आप जानते तो है कि मेंस से पहले मैं अपनी तरफ से I do discuss some of the important topics
that will help you for your preparation. Okay, so that concludes our discussion for this month in totality. तो मिलते हैं अगले महीने, बट अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी ऑन दीज IDs @RahulSai222 मेरा सोशल मीडिया ID है। मेरा नंबर भी यहाँ पे है, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, इट गोज़ विथ द नेम @RahulSai222_UPSC। यहाँ पे मैं डेली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ, and again do not forget to like and share the videos and also subscribe to the channel. Thank you very much. Jai Hind.